कोयला बनाने में कौन कौन सी थ्योरी यूज होती है इसी फॉर्मेशन में? वो है इंस्टीट्यूट, एक है इंस्टीट्यूट थ्योरी, दूसरी है डक्ट थ्योरी। भारत अपने इंडिया में किस थ्योरी से कोयला मिलता है? वो है डक्ट थ्योरी के थ्रू मिलता है। फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं? फॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं: नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, ट्रेवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट इस प्रकार का होता है जिसपे फॉल्ट सीधे एक प्लेन के थ्रू नीचे चला जाता है। जब कोयला सीम फॉल्ट के कारण टूटकर सीम या एक भाग के ऊपर या नीचे चला जाता है, उसे नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। अब रिवर्स फॉल्ट पे होता है मोस्टली कि चलती हुई सीम पे जो सीम है उसके पीछे साइड चली जाती है। इसकी पर्टिकुलर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी देखोगे तो उसके पीछे चली जाती है, तो उसको तो कहेंगे अपन रिवर्स फॉल्ट। अप थ्रो और डाउन थ्रो फॉल्ट किसे कहते हैं? अप थ्रो फॉल्ट एंड डाउन थ्रो फॉल्ट। देखो यहाँ पर अगर जो फॉल्ट है वो है चलती हुई से फॉल्ट ऊपर आता है तो उसको अप थ्रो फॉल्ट बोलेंगे। अगर सीम से नीचे आता है उसको डाउन थ्रो फॉल्ट बोलेंगे। ट्रेवर्स फॉल्ट किसे कहते हैं? सीम सीम का टूटा भाग फॉल्ट के नीचे या ऊपर न जाकर उसी लेवल में एक दूसरे से हट जाता है तो उसको ट्रेवर्स फॉल्ट कहते हैं। मतलब वो एक ही लेवल पे रहता है सीम, बस बीच में गैप बचता है। गैप को हम बोलते हैं हीप, या फिर कुछ भी बताता हूँ। फॉल्ट फॉल्ट मिलने से क्या क्या खतरे होने की संभावना है? रूफ और एक साइड का कमजोर हो जाती है जिनसे फायर गिरने का डर होता है, और पानी का खतरा हो जाता है, गर्म गैस का खतरा होता है। क्योंकि जब फॉल्ट है उसका फॉर्मेशन हमेशा जब जब अंडरग्राउंड का स्टार्टर मूवमेंट होता है तो उसे प्रेशर जब स्टार्टर झेल ही पाता तो उस पर फ्रैक्चर्स आ जाता है। फॉल्ट फॉल्ट में थ्रो हीव और फॉल्ट पेन एंड हेड किसे कहते हैं? ठीक है, तो हीव एंड वॉल्ट ये जो दो फॉल्ट के बीच में जो दूरी बन जाती है, भले ही वो अप थ्रो फॉल्ट हो या फिर डाउन थ्रो फॉल्ट हो, हॉरिजॉन्टली जो दूरी बन जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? हीव या फिर वॉल्ट कहेंगे। फॉल्ट प्लेन किसे कहेंगे? फॉल्ट प्लेन उसे कहेंगे भले ही वो सी जो है किसी भी एंगल किसी भी डिग्री में मगर जो सिंगल लास्ट एंड है और अगली जहाँ से सिंगल फॉल्ट चालू हो रहा है, दोनों सिंग जिस प्लेन से जुड़ी हुई है, जिस लाइन से जुड़ी हुई है, उससे फॉल्ट प्लेन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो है सीधी वाली फॉल्ट प्लेन है, तो तिरछी वाली है ये फॉल्ट प्लेन है। अब हम आते हैं इसके नीचे, हेड हेड फॉल्ट जहाँ से चालू होता है और जिस झुकाव हो जाता है वर्टिकल से फॉल्ट प्लेन में, झुकाव के बीच में वो हेड कहते हैं। मतलब क्या है हेड? ठीक है, बात लेते हैं। एक्टिव सपोर्ट एक्टिव सपोर्ट में पहला है सपोर्ट रूफ बोल्ट। इस पर क्या आती है? बीम थ्योरी। ये है रूफ बोल्ट। इस पर तीन थ्योरी होती है: सस्पेंशन थ्योरी, हीलिंग थ्योरी एंड
सस्पेंशन थ्योरी, बीम थ्योरी एंड कीइंग इफेक्ट, तीन थ्योरीज होती हैं। रोबोट की जो लंबाई है वो कम से कम 1.5 मीटर होगी। कह रही कि और दूसरा मानना यह है, या तो 1.5 मीटर की रहेगी, फिर कम से कम 1/3 रहेगी ये चौड़ाई के। ठीक है, जो बोल्ट का जो थिकनेस रहेगी वो कम से कम 20 20 mm से 22 mm रहेगी। थ्रेड थ्रेड की लंबाई 125 mm से 150 mm रहेगी, 50 सेंटीमीटर जो थ्रेड है। बेरिंग प्लेट का डायमेंशन होता है 150 मतलब 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर रहेगा और मोटाई 8 mm होगी। नट जो है वो हेक्सागोनल साइज का होता है और उसकी लंबाई 30 mm रहेगी। लंबाई हाइट की बात कर रहा है। सीमेंट कैप्सूल में अगर हम सीमेंट का कैप्सूल यूज कर रहे हैं तो 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसका जो डायमीटर है वो होगा 30 mm का। अगर इसको 30 mm का उसका डाया है और हम उसको ड्रिल कर रहे हैं, अपना जो बोल्ट है वो 20 से 22 mm, अपना जो होल है वो 30 mm से बड़ा होना चाहिए, मतलब 32 मिनिमम 30 मिनट के बाद 3 टन लोड लेगा और 5 टन 2 घंटे के बाद, सॉरी 2 घंटे के बाद 5 टन लोड होना चाहिए। 30 मिनट के बाद 3 टन और 30 मिनट के बाद 3 टन, 2 घंटे के बाद 5 से 5 टन तक लेना चाहिए। मतलब मैक्सिमम इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी आपकी 5 टन से ज़्यादा। मिनिमम मिनिमम 30 मिनट के बाद 3 टन लेगा तथा 2 घंटे के बाद 5 टन लेगा। डायरेक्शन ऑफ होल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। होल और बोल्ट के बीच गैप कितना होना चाहिए, और बोल्ट के बीच 8 से 12 mm का गैप होना चाहिए, क्योंकि बीच में रेजिन कैप्सूल या फिर सीमेंट कैप्सूल भरेगा। टीएमटी बार मटेरियल जो होगा अपने बोर्ड का वो माइल्ड स्टील का होगा या फिर टीएमटी बार का होगा। अपने जो रॉक बोल्ट का सपोर्ट में अपन बोल्ट यूज कर रहे हैं उसका टीएमटी बार होगा, माइल्ड स्टील का होगा। रूफ बोल्ट में जो स्ट्रेट बनती है, स्ट्रेट बनाने के बाद बोल्ट की मोटाई 16 mm से कम नहीं होना चाहिए। बोल्ट की मोटाई जो है वो 16 mm से कम नहीं होना चाहिए, याद रखना। मोटाई तो यार 32 नहीं, हाँ वो तो उसका डायमीटर था। जो 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 रॉड है को अगर छत से खींचते हैं, मतलब अगर रोड को अगर छत से बांध कर खींचते हैं तो 25 टन तक जलने के बाद टूटना चाहिए। मतलब मैक्सिमम हम 25 टन के बाद और टूटना चाहिए, उससे कम टूटना चाहिए। कैप्सूल कैप्सूल जो वो कैप्सूल जो जो गम में लेंगे एक्सपायरी डेट के पहले होना चाहिए, एक्सपायरी डेट के पहले लगाएंगे भैया। जितने बोल्ट लगे हैं उसमें से 10% की अंग्रेज टेस्टिंग होती है, मतलब 10% की अंग्रेज टेस्टिंग होती चाहिए। 9% इनका साधारण जांच तो करेंगे, 1% इनका तोड़ने तक खींचकर फुल कैपेसिटी टेस्ट होगा। 9% का नॉर्मल होगा एवं 1% का फुल कैपेसिटी टेस्ट होगा। 10% जो अपन करने वाले हैं
रूफ बोल्ट फेस में कास्टिंग होने के बाद जितना जितना लगा सके उतना अच्छा होना चाहिए। किसी भी हालत में दो दो घंटे से ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। तो 2 घंटे के पहले पहले हमको को रूफ बोल्ट लगा देना है। फेस एक्सपोज होने के बाद उसको 2 घंटे के पहले लगा देना है। रूफ बोल्ट गैलरी में साइड से रूफ बोल्ट जो है वो गैलरी के साइड से 0.6 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। गैलरी किसी भी हालत में फेस से रूफ बोल्ट में लाइन की दूरी 1.8 मीटर से ज्यादा नहीं रखी जाएगी। मतलब फेस से 1.8 मीटर मतलब 2 मीटर। और देखो 2 घंटे के अंदर अपने को रूफ लगा देना और 1.8 मीटर से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। तो ये है 1.6 मीटर और आजू बाजू से अपन होना चाहिए। लोग सबसे गैलरी में जो वॉल्स है साइड वॉल उससे 6 मीटर दूर रहेगी। कास्टिंग से पहले रूफ बोल्ट की लाइन की दूरी 0.6 से ज्यादा कास्टिंग से पहले रूफ बोल्ट की लाइन की दूरी 0.6 से ज्यादा नहीं रहेगी। जंक्शन का सपोर्ट भी रूफ बोल्ट से लगेगा। एक जंक्शन पर लगाए गए रूफ बोल्ट गैलरी में लगाए गए रूफ बोल्ट की तुलना में 25% ज्यादा रहते हैं। सीमेंट कैप्सूल या शॉकिंग का शॉकिंग टाइम 3 मिनट रहना चाहिए। ठीक है। एंकरेज लोड 160 किलोमीटर मिनिमम इतना रहना चाहिए। 160 1 किलोमीटर मिनिमम रहना चाहिए एंकरेज लोड जो अपन मैक्सिमम उसका करते हैं।